प्रोग्राम वक्त की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलाबी। वक्त की बात में आज बात होगी ईरान अमेरिका जंगबंदी की। अमेरिका ईरान जंगबंदी का आज दूसरा दिन है, लेकिन जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां लगातार जारी है। इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है और अगर यह कशीदगी जारी रही तो कल इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात खतरे में पड़ सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच हुई आर्जी जंगबंदी खतरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि लेबनान में इजराइल की अंधाधुंध बमबारी लगातार जारी है और एक ही दिन में 182 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों की लहर के जवाब में अपनाए हरमुज को दोबारा बंद करने का ऐलान किया है। आर्जी जंगबंदी मुआहदे तक पहुंचने के बाद अमेरिका और ईरान दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। वहीं आलमी रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी का खैर मकदम भी किया। हालांकि जंगबंदी के चंद घंटे बाद ही ईरान, इजराइल और खलीज अरब ममालिक में हमले जारी है। तशद्दुद की ताज़ा लहर के बाद अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने इस नाजुक मुआहदे के टूटने का खदशा जाहिर किया है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने दावा किया है कि लेबनान जंगबंदी में शामिल ही नहीं है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका की जानिब से तजवीज़ करदा जंगबंदी मुआहदे में लेबनान को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तानी नुमाइंदे के मुताबिक इस पेशरफ्त का मकसद मशरिकी वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करना और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देना है। उन्होंने इजराइल से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर लेबनान के तमाम जेर कब्जा इलाकों से मुकम्मल और बिला शर्त इनखिला करे। इधर ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान का वफद अमन मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद रवाना होगा, ताहम यह पेशरफ्त तो उसी सूरत में मुमकिन है जब इजराइल लेबनान पर अपने मोहम्मद बाकर कालिबाफ को इन मुज़ाकरात के लिए चीफ मुज़ाकरातकार मुकर्रर किया है। इधर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सूरत-ए-हाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल और इंसानी हमदर्दी को तरजीह देने की अपील की है। 40 रोज़ बाद एक ख़ास बात यह भी रही कि यरूशलेम में मस्जिद अक्सा में पहली बार फजर की अजान दी गई। इजरायली पाबंदियों के बायस नमाज़ों की आमद पर सख्त कदगन आई थी, ताहम आज सुबह माहौल रूह परवर बन गया जब मुअज्जिन की आवाज़ एक बार फिर फिजाओं में गूंज उठी। इत्तलात के मुताबिक इस मौका पर महदूद तादाद में नमाजियों ने नमाज फजर अदा की, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी देखने में आए। अहले ईमान ने इस लम्हे को नहायत जज्बाती और तारीखी करार दिया और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आइंदा दिनों में इबादत गुजारों को मजीद सहूलत फराहम की जाएगी। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जंगबंदी जारी रह सकेगी, क्योंकि लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो क्या माना जाए, क्या जंगबंदी टूटने का भी इम्कान है? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जो होने हैं क्या वो खतरे में पड़ सकते हैं? क्या इजराइल लेबनान में अपने हमलों को रोकेगा या नहीं? और अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो क्या मशरिक़ी वस्ता में फिर से तबाही होगी, फिर से जंग छिड़ सकती है? इन्हीं मामलात पर आज बात करेंगे। ख़ास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, माहिरीन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। उनसे हम इन मामलात को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो रद्द-ए-अमल सामने आया है पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका की तरफ से, उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक एक करके वो बयानात आप तक पहुँचाते और उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करेंगे और डिबेट का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो रिएक्शन आया है इनको देखिए। First of all, I actually think, and there's a lot of bad faith negotiation and a lot of bad faith, propaganda going on. I think this comes from a legitimate misunderstanding. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. Country of remarkable diversity, shaped by layers of civilization and a rich cultural and historical legacy. Its people have long shown resilience in the face of adversity, preserving a vibrant social fabric rooted in coexistence among communities and traditions.
Lebanon needs a period of calm to pursue its objectives of peace and stability. The renewed escalation and hostilities are a matter of great concern. They threaten far more than infrastructure. They endanger civilian life and risk reversing the fragile political and security progress Lebanon had begun to make preceding the current crisis. That this is an important step forward. Of course, it is a fragile peace, but we want it to lead to an agreement. The Australian government also firmly believes that this has to apply to Lebanon as well. We want to see peace in this region. Look, it's a good day. I think we should recognize the positive developments in the last few hours. I'd like to thank the Prime Minister of Pakistan, the President of the United States, the leaders of Iran for establishing this 2-week ceasefire. Canada joins our allies from France, the United Kingdom, as I said in a statement a few hours ago, in supporting these efforts, and that will include efforts to support the reopening of the Straits of Hormuz, which is important for reestablishing stability and lowering prices in commodities. Of course, price at the pump, even here in Canada, price of fertilizer for our farmers. अमेरिका के सदर साहब के बयानों का पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है उनको खुद भी पता नहीं है वो कर क्या रहे हैं। सुबह उठ के एक बात करते हैं, दोपहर को दूसरी बात, शाम को तीसरी बात, और जिस तरह की जबान, जिस तरह का लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, मैं तो कहता हूँ वो मतलब अमेरिका के सदर को छोड़िए, वो किसी को शोभा नहीं देती। उनको याद करना चाहिए कि वो अमेरिका के ये रद्द-ए-अमल आप सुन रहे थे। एक तरफ से जहां पूरी दुनिया इस जंगबंदी का खैर मकदम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ से इजराइल बाज नहीं आ रहा है, लगातार हमले जारी हैं, जिसकी वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुज़ाकरात खतरे में पड़ सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और हमसाया मुल्क पाकिस्तान के इस्लामाबाद से बड़ी खबर है। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आम तातील का ऐलान कर दिया गया है, छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से कबल सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। शहर में सख्त नाकाबंदी लगा दी गई है और पूरी तरह से इस्लामाबाद तैयार है। मुज़ाकरात का स्टेज तैयार है, जहां ईरान और अमेरिका के वफूद कल बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, मुआहिदे के हवाले से वो अपनी बात रखेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम मुज़ाकरात से कबल इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और 2 रोज़ा आम तातील का ऐलान भी किया गया है। इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद में ये फैसला ज़िले इंतजामिया की जानिब से किया गया, जिसके तहत आज और कल सरकारी दफातर बंद रहेंगे ताकि आला सतही सफारती सरगर्मी के दौरान मुकम्मल सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। शहर भर में पुलिस, नीम फौजी दस्तों और खुफिया इदारों की बाहरी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि डिप्लोमेटिक इनक्लेव, सरकारी इमारत और अहम होटलों के अतराफ सख्त निगरानी की जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर नाके कायम किए गए और हसास इलाकों में आमदोरफ्त को महदूद कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि अस्पतालों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर जरूरी खिदमात को मुस्तशना करार दिया गया है, जबकि निजी इदारे सिक्योरिटी हिदायत के मुताबिक महदूद पैमाने पर काम करेंगे। इधर पाकिस्तान इन मुज़ाकरात की मेज़बानी के जरिए खुद को एक अहम सफारती किरदार के तौर पर अपने आप को पेश कर रहा है और JD वैंस की क़यादत में अमरीकी वफद पहुंचेगा, जबकि ईरान की जानिब से मोहम्मद बाकर कालिबाफ मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे और इस मुज़ाकरात पर सबकी नज़र रहेंगी कि क्या वाकई में ये मुज़ाकरात किसी एग्रीमेंट पर पहुंचेगा, किसी मुआहिदे पर पहुंचेगा। और जो हम कशीदगी इस वक्त मशरिक़ी वस्ता में देख रहे हैं, ताकि वो कशीदगी कम हो, अमेरिका और ईरान दोनों एक मेज़ पर आएंगे और फिर देखने वाली बात ये होगी कि क्या किसी हतमी नतीजे पर, किसी एग्रीमेंट पर ये पहुंचेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इसी को ज़रा मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। ख़ास मेहमान इस डिबेट में आज हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ कोमोडोर DS सोडी साहब रहेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट है। हमारे साथ अहमद मुस्ती खान रहेंगे, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और वाशिंगटन DC से हमें बराह रास्त ज्वाइन करेंगे। और साथ ही साथ जुनैद कुरैशी साहब हमारे साथ है, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खैर मकदम इस खास डिबेट में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत में रिटायर्ड कोमोडोर DS सोडी साहब आपके साथ ही करूँगा। ये जो सूरत हाल है, खासकर जंगबंदी के बाद हम देख रहे हैं कि हमलों का सिलसिला जारी है, इजराइल लगातार लिबनान पर हमले कर रहा है, तो क्या ये जंगबंदी, ये जो सीज फायर है, क्या ये टूटने का इम्कान है?
हम इस सीज़फायर की बात कर रहे हैं जो कि अनाउंस हुआ था 2 हफ्ते के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा वेलकम स्टेप था ईरान के लिए, इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड के लिए। जी बहुत सी कंट्रीज के लीडर जो थे उन्होंने इस स्टेप को वेलकम किया है। लेकिन इसमें एक तो दिक्कत आ सकती है या जो आ रही है। आप देखिए, आपने ये कहा था कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि इसमें ये लेबनान के ऊपर जो अटैक्स इसराइल हैं उसके लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आप कह रहे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं, मगर आप देखिए इसराइल ने एक बिल्कुल इसको कंडेम किया है और उन्होंने कहा कि जहां तक लेबनान का सवाल है हम लेबनान के ऊपर अटैक करते रहेंगे। और अब अमेरिका ने भी ये कह दिया है कि ये जो पॉइंट है ये इस 10 पॉइंट जो हमारे पास आए थे उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान ने जो 10 पॉइंट दिए हैं, ईरान ने कहा है कि हमारे 10 पॉइंट में ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है कि लेबनान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं इसराइल के, पहले वो भी बंद होने चाहिए। अब जो सूरत हाल बनी है, देखिए जैसे ये सीज़फायर अनाउंस हुआ जी उसके बाद ही इसराइल ने लेबनान के ऊपर बहुत से अटैक किए, हिजबुल्लाह के ऊपर, बिल्कुल। साथ ही साथ ईरान के ऊपर भी अटैक हुआ। ईरान ने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया। तो जो ये कंडीशन थी, ये सिचुएशन जो है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। अभी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसमें अमेरिका ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि वो इसराइल का जो मसला है लेबनान के साथ, उसके अंदर वो कुछ मीडिएट नहीं कर रहे हैं, वो इसराइल लेबनान के साथ खुद टैकल करेगा। जी और साथ में उन्होंने ये भी कहा है जो हमारे पास ये 10 पॉइंट आए हैं ईरान के, इसमें जो यूरेनियम का इशू है वो उसको अमेरिका का स्टैंड जो है उसके ऊपर बिल्कुल कायम रहेंगे। अब जो कंडीशंस ईरान ने भेजी हैं, जो कंडीशंस अमेरिका की हैं, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हैं। इनको हर दोनों को एक्सेप्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि अगर ये डिस्कशंस होती हैं, ये डिस्कशंस चलती हैं, जी तो कोई ना कोई रास्ता निकलने का, हल निकलने का पॉसिबिलिटी होती है। अब देखिए जैसे ही ये अटैक शुरू हुए हैं तो ईरान ने जब पहले कहा था कि हार्मूज को उन्होंने खोल दिया था, उन्होंने एकदम से हार्मूज को फिर दोबारा से बंद कर दिया। तो इस हालात में अभी जो मेरा अपना व्यू है वो ये है कि ये जो डिस्कशंस हैं ये होनी चाहिए। बिल्कुल। ये इस्लामाबाद में तैयारियां भी हो रही हैं। हालांकि जो ईरान के एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने जो पोस्ट पहले किया था कि उनका डेलीगेशन आ रहा है, उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था। लेकिन फिर भी लगता है कि मुझे ये लगता है कि ये डिस्कशंस होंगी और ये डिस्कशंस बहुत जरूरी हैं, क्योंकि किसी भी वार को खत्म करने के लिए, किसी भी कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए जो डिस्कशंस और डिप्लोमेसी होती है आखिर में वही काम आती है। और अभी जो डिस्ट्रक्शन हो रही है आप देख रहे हैं, ईरान में हो रही है, इसराइल में हो रही है, मिडिल ईस्ट में हो रही है। आज ये जो लेबनान पे अटैक हुआ है, कहते हैं कि वहां पे 250 से 300 आदमी है जिनकी डेथ हुई है, जिसमें अब सारे के सारे हिजबुल्लाह के टेररिस्ट तो नहीं हो सकते हैं। तो ये कैजुअलिटीज जो हो रही हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज जो हो रही हैं, ये इस कन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा एक हिस्सा बन जाती है। हम यही उम्मीद करते हैं कि इजराइल को भी अगर थोड़े से अटैक्स जो लेबनान के ऊपर उनको कम कर दे, बिल्कुल, या उनको थोड़ी देर के लिए जब तक सीज़फायर अनाउंस हुआ है उसको बंद कर दे, तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है। डियर सोरी साहब, ये जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने कहा कि जो जंगबंदी हुई, जो सीज़फायर हुआ, उसमें लिबनान को भी रखा गया, ये दरअसल जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, उनकी तरफ से ये बयान आया था। मैं आऊँगा दोबारा आपके पास, लेकिन अहमद मुफ्ती खान साहब आपके पास मैं चलूँगा। वाशिंगटन से आप हमें बराह रास्त हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, तो वाशिंगटन में किस तरह की हलचल है और जो ये जो इजराइल लगातार हमले कर रहा है, आपको लग रहा है कि इससे जो माहिदे पर या जो एग्रीमेंट होना या जो मुज़ाकरात होने हैं उसका इस पर क्या असर पड़ेगा? आपको लगता है कि इस वजह से ये जो मुज़ाकरात होने वो खतरे में पड़ सकते हैं? देखिए, मैं जैसे आपने कहा, मैं वाशिंगटन, ये जो व्हाइट हाउस है उससे तकरीबन 12 मील दूर रहता हूँ। तो ये जो कुछ भी अब हो रहा है, इसकी शुरुआत फरवरी 11 तारीख को, कल के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत अच्छी रिपोर्ट शाया हुई है। उसमें बताया गया कि फरवरी के 11 तारीख को नेतन्याहू साहिब जो हैं वो आए थे व्हाइट हाउस, और उनके साथ जो मुसाद के जो बड़े हैं चीफ वो भी थे और उनके आला अफसरान थे। सिचुएशन रूम जो है अमेरिका का, वो
अमरीकी ही उसमें बैठते हैं। जी ये बिल्कुल ही एक अनोखा बात है कि उन्होंने इजराइल वालों को वहां बिठाया, और उसमें जो है नेतन्याहू साहब ने कहा कि भाई ये काम हो सकता है और ये 3-4 दिन की बात है और ये सारा मामला तय हो जाएगा। तो जब उन्होंने ये पेश किए फरवरी 11 तारीख को अपने ये सारा प्रपोजल, जी फिर दूसरे दिन उन्होंने दोबारा, इनका कोई तरीक़ाकार है, उस दिन जो है जेडी वॉन्स उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, और एक दूसरे जो बहुत बड़े सीनियर इनके नेशनल सिक्योरिटी के हैं, तुलसी गबार्ड, उनको पता नहीं क्यों इन्होंने रखा ही नहीं इस सारे मामले में, वरना वो शायद इसकी खासा मुखालिफत करती। जी बहरहाल जेडी वॉन्स भी इसका बहुत मुखालिफ था कि ये इजराइल को लिए हम अमेरिका जाके लड़े, वो इसके खिलाफ हैं, आज भी बहुत मुखालिफ हैं। लेकिन दूसरे दिन जब बातचीत हुई तो CIA के जो चीफ हैं बकौल न्यूयॉर्क टाइम्स के, उन्होंने कहा कि ये सारा इजराइल जो है ये झूठ कह रहा है, फार्सिकल उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया। जी और जो मार्को रूबियो का कहना था कि ये जो कुछ भी नेतन्याहू साहब कह रहे हैं ये बकवास है। यानी ये सारी चीज कहने के बावजूद भी ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने, उनका ये ख्याल है कि जो उनको गट फीलिंग होती है वही सही होती है। जी कोई तजिया निगार जो भी कह दे या उनके जो भी मुआविन उनको जो कुछ भी कहे, जो उनकी जो अंदरूनी फीलिंग होती है वो उसी के मुताबिक काम करेंगे। तो उनको ऐसे लगा कि भाई ये आयतुल्ला साहब को जो है हम ठिकाने लगा देंगे और ये काम हो सकता है। और बहुत ये देखें, इजराइल के लिए यहाँ मशहूर है कि वो दुम है जो कुत्ते को हिलाती है जो कुत्ता के जिस दुम है वो दुम ही कुत्ते को हिलाता है, ये इसके लिए यहाँ मशहूर है। और अभी जो है ये देखें, अमेरिकन ये जो ट्रंप साहब हैं, आपको जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि ये वाइट सुप्रीमेसिस्ट है। ये इनके लिए जो हम लोग, आप लोग जो ब्राउन कलर के लोग हैं या काले लोग हैं, इनके लिए ये लोग हम बिल्कुल ही गैर अहम हैं। ये हमें जो है अमेरिका में चाहते ही नहीं है, तो चाहते हैं कि हम सब लौट जाएं और सिर्फ ये गोरों का मुल्क बन जाए। एक तो इनकी ये है इस वजह से, और इन्होंने इसी खौफ के बुनियाद पे जो है ये हुकूमत में आए हैं। देखें, एक दूसरी बात ये है कि अभी अच्छी बात हुई है कि जेडी वॉन्स को पिक्चर में लाया गया। इससे पहले जो थे जेरेड कुशनर, आप यकीन करेंगे जेरेड कुशनर और नेतन्याहू साहब इतने करीब हैं कि आज से कोई 20 साल पहले नेतन्याहू जब अमेरिका में आए थे तो जेरेड कुशनर के जाती कमरे में उनकी रिहाइश हुई थी, और जेरेड कुशनर जो हैं, जो इनके दामाद हैं, वो उन्होंने नीचे बेसमेंट में जाके उस रात गुजारा था। तो इस किस्म के, और स्टीव विटकॉफ जो हैं, जो कि ट्रंप के तरह एक बिलियनियर है और बहुत ज्यादा एतबार करते हैं, उनके के साथ गोल्फ भी खेलते हैं, वो भी इंतहाई, ये देखें, दोनों ज़ायोनिस्ट हैं पक्के खार से। और मुझे पता नहीं है कि ईरानी लोग इनके साथ क्यों पहले बात कर रहे थे। डायरेक्ट इनसे बात करने के बजाय तो बेहतर है कोई डायरेक्ट नेतन्याहू से बात कर ले। शुक्रिया। ठीक है, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास। जुनैद कुरैशी साहब, आपके पास में चलूँगा। खारजा पॉलिसी को आप अच्छी तरह से समझते हैं। एक तरफ से जो अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस वो कह रहे हैं कि लिबनान को सीज फायर में शामिल नहीं किया गया था। दूसरी तरफ से पाकिस्तान जिन्होंने जंगबंदी कराई वो कह रहे हैं कि नहीं, लिबनान भी इसमें शामिल था। तो ये जो बयान में तजाद है, इसके क्या माने निकाले जा सकते हैं? शुक्रिया। देखें, बात यह है कि जब भी कोई सीज फायर होती है, सीज फायर का बेसिक मतलब यह होता है कि इस वक्त जो लड़ाई चल रही है उसको बंद किया जाए। उसमें कुछ पॉइंट्स मुख्तलिफ जो एक्टर्स होते हैं वो अपने मुख्तलिफ पॉइंट इसमें डालते हैं। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ कि सीज फायर अनाउंस हुई है और अगले दिन से ही वो जिस तरीके से दोनों ने या तीनों ने इमेजिन किया था वैसे चलेगी। अगर आपको याद हो तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कुछ टाइम पहले एक लिमिटेड वॉर हुई थी जिसमें सीज फायर अनाउंस हुआ था, और उसके बावजूद भी हफ्ते एक तक एक दूसरे पे इल्जामात लगते रहे कि किसी ने इसको वायलेट किया, किसी ने नहीं किया। एंड ऑफ द डे वो सीज फायर होल्ड कर गई।
तो पहली बात तो यह है कि मैं इसको कोई मतलब कोई बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं समझता हूं कि सीज फायर के 2 दिन के बाद ही कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात होंगे, उसमें इन कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स पे बात हो जाएगी एंड होपफुली बात करके इसमें कोई नतीजा निकलेगा। तो ये कोई मतलब सरप्राइजिंग नहीं है। हम हमेशा जो आम लोग होते हैं वो ये समझते हैं जी सीज फायर का मतलब ये हुआ कि अब सब कुछ हल हो गया। सीज फायर बेसिकली यही होता है कि आप जंग जो है वो बंद करें, आए बात करेंगे। उसमें फिर मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उस पर बात होती है, नेगोशिएशन होती है, और some violations in the beginning of announcing a ceasefire are quite normal. लेकिन ये इसमें जरूर ये है कि इसमें थोड़ी सी एक मतलब एक डाउट है कि लेबनान इसमें इंक्लूडेड था कि नहीं था। जहां तक 10 पॉइंट जो ईरान ने दिए हैं उसमें स्पेसिफिकली लेबनान मेंशन तो मैंने नहीं देखा। लेकिन उसके साथ साथ ये कहूंगा कि देखिए इजराइल की एक हिस्ट्री रही है हिजबुल्लाह के साथ दुश्मनी की और सीज फायर वायलेशन की। अगर आपको याद होगा 2024 में मेरे ख्याल में नवंबर एंड में एक सीज फायर अनाउंस हुई थी बिटवीन लेबनान एंड इजराइल, और अगले दिन ही उसकी वायलेशन हुई थी जब इजराइल ने सिविलियंस मारे थे। और ये मतलब फ्रांस ने उस वक्त ये कहा था कि एक साल के अंदर अंदर 53 दफा इजराइल ने वो सीज फायर को वायलेट किया था। हिजबुल्लाह ने भी किया था बट इजराइल ने 53 दफा उसको वायलेट किया था। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक उस सीज फायर के बाद एक साल में कोई 330 इफ आई रिमेंबर करेक्टली 330 सिविलियंस मारे थे इजराइल ने। तो देखिए इजराइल की ये कोशिश है हमेशा से, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त यूएस और ईरान बिकॉज ऑफ डाइवर्जिंग रीजंस बट दोनों मुल्क सीज फायर में इंटरेस्टेड है और दोनों मुल्क ये चाहते हैं कि बातचीत हो। इसमें इजराइल की अपनी एक सोच और अपना एक ऑब्जेक्टिव है। इजराइल हैज ऑलवेज बीन कीन टू कि अमेरिका उस रीजन में वॉर में इन्वॉल्व हो जाए। तो ये सीज फायर वायलेशन इजराइल की तरफ से हो रही हैं और मुझे लगता है जब तक ये मुज़ाकरात पूरे नहीं होंगे कुछ टाइम तक ये होता रहेगा। तो और दूसरी बात यह है कि इस सीज फायर में हमें एक और चीज नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया बाय एंड लार्ज इस सीज फायर को सपोर्ट कर रही है और करना चाहती है, बिकॉज इसमें सिर्फ हमें रीजन को नहीं देखना है। आप ये भी देखें इस सीज फायर में टू माई माइंड रशिया एंड चाइना प्रोबेबली आर द बिगेस्ट विनर्स, बिकॉज दिस सीज फायर हाउ जिस तरीके से ट्रंप साहब ने ये किया और इजराइल ने किया और जिस तरीके से नेटो ने अपने आप को इससे अलग कर दिया, कीपिंग इन माइंड द यूक्रेन एंड रशिया वॉर, probably the Russians are very happy because it signals the breaking down of the NATO alliance in terms of ट्रंप की जो एड हॉक वॉर की पॉलिसीज हैं। आप ये मत भूलें कि ट्रंप साहब इलेक्शन जीते थे नो वॉर पॉलिसी पे, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पे, और आज नेटो वैसे भी काफी टाइम से इट्स टम्बलिंग, इट्स हैविंग इट्स ओन प्रॉब्लम्स। बट आई थिंक इसमें जो है हमें चीन और रूस का जो रोल है और बाकी जो नेटोस कंट्री हैं जो मतलब गैस प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस के नीचे दबी हुई हैं बिकॉज उनके पास वो रिजर्व्स नहीं है जो अमेरिका के पास है। तो आई थिंक एवरीवन इन द वर्ल्ड ये चाहता है कि सीज फायर हो, probably except for Israel who wants to get involved in a war and wants to involve America। और हम लोगों को ये चाहिए कि irrespective of किस कंट्री ने ये डील ब्रोकर की या कोशिश की ब्रोकर करने की, चाहे पाकिस्तान ने की, चाहे उसके पीछे रशिया और चीन का हाथ था, विच आई थिंक इज मोस्ट लाइकली, हमें उसको हर तरफ से
वेलकम करना। ठीक है, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास। डियर सोडी साहब, आपके पास मैं चलूँगा। अब चूंकि सबकी नज़रें कल के दिन पर है कि कल जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का मेज़ सजेगा उसमें क्या होगा, आप इस मुज़ाकरात को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों ममालिक किसी हतमी नतीजे पर पहुँचेंगे, किसी एग्रीमेंट पर पहुँचेंगे? देखिए, मैं अपने जो को पैनलिस्ट हैं जो अभी बात कर रहे थे उनसे एग्री करता हूँ जी कि हम सबको ये वेलकम करना चाहिए कि कोई भी कंट्री हो जो मीडिएट कर रही है, इररिस्पेक्टिव वो कौन है, अगर ये मीडिएशन हो रही है और डिप्लोमेसी जो है वो वर्कआउट कर रही है, कंट्रीज जो हैं वो सीज़फायर करके डिस्कशंस के लिए तैयार हो रही हैं, तो ये बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है। लेकिन हमको साथ में ये भी देख के चलना है कि देखिए, जो इसराइल है, इसराइल ने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, उन्होंने ये कहा था एक तो हम जो रजीम चेंज है उसको करेंगे, और साथ में ये कहा था कि हम ईरान को इस तरीके के अटैक करेंगे ईरान के ऊपर ताकि उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है टू मेक ए न्यूक्लियर वेपन वो खत्म होनी चाहिए, टोटली खत्म होनी चाहिए। हालांकि 2025 में भी जब अटैक हुए थे ईरान के ऊपर तो उस टाइम भी कहा गया था कि हम लोगों ने इसको टोटली खत्म कर दिया है। और यही जो अमेरिका है उन्होंने भी यही इन द वेरी बिगनिंग जो उनका पहला गोल था वो यही था कि हम रजीम चेंज करेंगे और साथ में जो उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको खत्म करेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता रहा, आपने देखा कि हर दिन जो अमेरिका से स्टेटमेंट आ रही थी वो चेंज होती जा रही थी। उनका जो ये गोल पोस्ट था वो चेंज होता गया। कभी वो कहते थे हार्मुज खुलना चाहिए, कभी कहते थे अगर हार्मुज नहीं भी खुलता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने नेटो कंट्रीज को बोला, यूरोपियन कंट्रीज को बोला, चाइना को बोला, जापान को बोला, लेकिन किसी भी कंट्री ने इस एरिया में आके उनके साथ ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। अब जो स्थिति बनी है, क्योंकि जो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं किसी ने नहीं देखे हैं, ये बात तो सिर्फ चल रही है, जो मेरे को-पैनलिस्ट कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। तो लेकिन बात ये चल रही थी कि ईरान ने कहा है कि जो लेबनान के ऊपर अटैक हो रहे हैं इसराइल के, वो भी ये सीज फायर के अंदर आने चाहिए। बिल्कुल। तो लेकिन इसराइल ने और अमेरिका ने टोटली कंडेम कर दिया। उन्होंने बोला कि ये ऐसा, हमने कोई ऐसी बात एक्सेप्ट नहीं की है। अब जो बात आप कर रहे हैं डिस्कशंस की जो इस्लामाबाद में होने वाली हैं कल से, देखिए वहां पे ऑलरेडी तैयारियां चल रही हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स अभी वो कर रहे हैं उनको। तो साथ ही साथ में जो डेलीगेशंस हैं उनका भी उधर आना है। लेकिन जो स्टेटमेंट आई थी, जैसे ईरान के एम्बेसडर ने कहा था, डील कर दी थी पोस्ट की उनका डेलीगेशन आ रहा था, पर मेरे को लगता है ये सारी पोस्टिंग होती है, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश होती है। उम्मीद है कि कल डिस्कशंस होंगी, लेकिन ये डिस्कशंस किस हद तक आगे बढ़ेंगी, देखिए 2 हफ्ते के अंदर तो सब कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल 2 हफ्ते के बीच में अगर ये डिस्ट्रक्शन जो है ये कम हो जाए, अटैक्स ना हो, सीज फायर वायलेशंस हर जगह होती हैं, हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में भी देखा है, सीज फायर होता है लेकिन वायलेशंस भी होती रहती हैं। ये हर कंट्री में चलता है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि जो वायलेशंस होती हैं ये किस कहाँ की तरह एस्केलेट होती हैं। अगर ये ज्यादा एस्केलेट हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इन चीजों को देखते हुए मेरा अपना जो व्यू है वो यही है कि ये डिस्कशंस होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ना सिर्फ ईरान और अमेरिका के लिए लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम तो अभी देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस कहाँ बढ़ रहे हैं। ऑयल प्राइसेस की वजह से हर एक कमोडिटी आप ले लीजिए, फूड ले लीजिए, कोई भी सप्लाई चेन ले लीजिए, आप फर्टिलाइजर्स ले लीजिए, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, हर एक जगह पे आपकी प्राइसेस जो है वो राइज हो रही है। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली अगर सपोज कीजिए डिस्कशन जो है ये फ्रक्टिफाई नहीं होती हैं या कहीं आगे तक नहीं बढ़ती हैं, क्योंकि सीजफायर का टाइम आगे एक्सटेंड हो सकता है, डिस्कशंस कंटिन्यू हो सकती हैं, लेकिन अगर ये डिस्कशंस रुक जाती हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर अटैक्स दोबारा से शुरू हो गए अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, तो जो स्थिति है वो और गंभीर हो जाएगी। ठीक है, अहमद मुस्तफा खान साहब आपके पास में आऊँगा। ईरान ने जो अपना 10 नुकाती एजेंडा रखा है, क्या आपको लगता है कि अमेरिका वो किसी मुतालबे को मानने के लिए तैयार होगा? जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो उन्होंने अपने मुतालबे रखे हैं कि उन्हें ज़मानत चाहिए कि फ्यूचर में कोई उन जंग नहीं होगी, या जो सैंक्शंस उन पर लगे हैं उनको हटाया जाए, या जो US ट्रूप्स है वो वापस चले जाए, या मुस्तकबिल में कोई जंग नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि अमेरिका इन तमाम मुतालबात को मानने के लिए तैयार होगा? देखें, जाहिर है कि जैसे पहले हमारे
दोस्त जुनैद कुरैशी साहब ने कहा और जनरल साहब ने कहा, ये मुज़ाकरात में जो है वो तो गिव एंड टेक होता ही है जी। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं, ये ख्याल करना कि भाई इसमें मीडिएशन के तरफ से पाकिस्तान के हुक्मरानों का कोई रोल रहा है, तो मैं उसको जरा सा क्लियर करना चाहता हूं। देखें, वो जो ट्वीट आई थी नवाज शरीफ साहब की तरफ से, दरअसल वो ट्वीट बकौल न्यूयॉर्क टाइम्स के और बकौल अमरीकी तजिया निगार के और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रायन ग्रिम के, ये ट्वीट तो ट्रंप साहब ने खुद शहबाज शरीफ की तरफ भेजी कि आप इसको ट्वीट करें, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। तो ये देखिए, इस किस्म से मुसीबत ये है कि आज के दौर में, ये सोशल मीडिया के दौर में और ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, ये बहुत सारे मामले जो हैं इंतहाई गंभीर और यानी सही तरीके पे नहीं हो रहे हैं। ये सारा घटियापन आ रहा है, उसकी जो इतनी तफरी ली जा रही है पूरे दुनिया में ये शहबाज शरीफ की। और देखिए, दूसरी बात मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, उसी जो ट्रंप साहब ने उसके जवाब में जब दोबारा ट्वीट किया कि हाँ जनाब, हम बड़े मुज़ाकरात के लिए अब हम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी एक बात और अर्ज करूं, ये जो अल्फाज ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है, जिस किस्म की जुबान ये इस्तेमाल कर रहा है, इस किस्म की जुबान मेरे ख्याल में हिटलर ने भी नहीं किया होगा। हिटलर से बदतर जुबान इस्तेमाल कर रहा है। और देखें, मैं सेक्युलर आदमी हूं, लेकिन जिस तरीके से इसने 2 अरब मुसलमानों की तज़हीक की है, ये काबिल कबूल नहीं है बिल्कुल किसी के लिए भी कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। इन्होंने जो ईस्टर के ऊपर जो अपना ट्वीट किया, उसके ऊपर तो यहाँ लोग इस पे बहुत नाराज हैं, इसके अपने खास लोग इसके खिलाफ हो गए हैं। टकर कार्लसन बहुत बड़ा इनका साफी है, वो खिलाफ हुआ। एलेक्स जोन्स के बहुत चहीते करीबी लोग, मार्जरी ग्रीन टेलर जो इनके राइट विंग है ना जी, खास जिसको कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो टीम है, वो सब के सब ट्रम्प से कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, आप इजराइल के दुमछल्ला बन गए। इजराइल के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बजाय आप मेक इजराइल ग्रेट अगेन कर रहे हैं। तो ये यहाँ के लोगों को भी अब काबिल कबूल नहीं है कि इनके अरबों डॉलर गंवाए जाए। और देखें, इजराइल को खामखा में खौफ लगा रहता है। इजराइल के खौफ की वजह से इराक में तबाही आई, लिबिया में तबाही आई। वो चाहता है कि एक भी मुल्क कोई भी स्टेबल ना हो, सबके सब जो हैं अफरा तफरी में रहें। ये नेतन्याहू का आइडिया है, इससे तो पूरे दुनिया को नुकसान होगा। ठीक है जुनैद कुरैशी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा, जब हम इस पूरे सूरत हाल को देखते हैं या सीज़ फायर को देखते हैं, क्या वजह है कि भारत का इसमें कोई किरदार नहीं है? क्या आपको लगता है कि खारजा पॉलिसी में कोई कोताही या उसमें तब्दीली करने की ज़रूरत है? देखिए, सीज फायर में ये होता है कि सीज फायर में ये हर मुल्क अपने आप से सवाल कर सकता है, जी हमारा इसमें कोई किरदार क्यों नहीं है। मैं ये समझता हूं कि अगेन, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि चाइना प्रोबेबली डिड नॉट फोर फ्रंट पे नहीं आना चाहता था, तो उस लिहाज से पाकिस्तान एक अच्छा ऑप्शन है चाइनीज के लिए कि वो ये मुज़ाकरात करे। दूसरा, पाकिस्तान इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ। आपने देखा होगा सऊदी अरब के साथ उनका डिफेंस पैक्ट है, लेकिन फिर भी उसको भी उन्होंने बहुत एम्बिगुअस रखा। पाकिस्तान के ये बात सही है कि पाकिस्तान के पिछले कुछ सालों में हालात ईरान के साथ मतलब खराब हुए, बट ओवरऑल अच्छे हालात रहे। और मुझे लगता है कि कोइंसिडेंटली या नॉन कोइंसिडेंटली जो भी वजह रही हो, मोदी साहब का जो इजराइल जाना था और उसके 2 दिन के बाद ये वॉर स्टार्ट होगी, वेदर मतलब टू माय माइंड मोदी साहब ऑफ कोर्स डिड नॉट नो। मैं नहीं समझता हूं कि ये बातें लोग मतलब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स और आर्मी एक दूसरे के साथ शेयर करती है। कोमोडोर साहब कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ही वाज देयर। सो आई थिंक उस लिहाज से इंडिया का इसमें उतरना
was not viable anymore. And I think पाकिस्तान of course, देखें एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, जिस तरह मुस्तकिन साहब ने भी कहा, Pakistan is much more मतलब influenceable by the Americans, by the Chinese. So Pakistan is a good option for both sides कि वो ये मुज़ाकरात लीड करें. और जिस तरह मुस्तकिन साहब ने कहा कि उनको तो मतलब बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनको तो ट्वीट भेजी गई और उन्होंने फिर उसको बस कॉपी पेस्ट किया. तो दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो ऐसे नहीं करेंगे. तो डिस्पाइट मतलब नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट from the Pakistani government, at the same time geopolitically मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बेटर प्लेस था इस मुज़ाकरात में उतरने के लिए, बिकॉज वो अमेरिकन इंटरेस्ट को डिफेंड कर सकता था, चाइनीज इंटरेस्ट को डिफेंड कर सकता था, एंड एट द सेम टाइम मुस्लिम मुमालिक मुल्कों में उसका एक मतलब उन मुमालिक का पाकिस्तान पे इन्फ्लुएंस है बिकॉज ऑफ वेरियस डेट issues which Pakistan is facing. तो I think Pakistan was a good option for everyone. तो ये मुझे नहीं लगता, मतलब खारजा पॉलिसी देखें, खारजा पॉलिसी सिर्फ इसराइल और ईरान तो है नहीं. खारजा पॉलिसी पे जरूर सवाल उठाए जा सकते हैं, उठाने चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ इस एक इशू पे डिबेट करके और उसको गुड और बैड में. ठीक है, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास डिबेट में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए. बात हो रही थी जंगबंदी के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, ईरान अमेरिका तनाज़े के हवाले से, क्योंकि कल जो है पाकिस्तान में मुज़ाकरात होने हैं. पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है. छुट्टियों का ऐलान हुआ है, सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है. अमेरिकी वफद की क़यादत जेडी वेंस करेंगे, वहीं जो ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर है वो ईरानी वफद की क़यादत करेंगे. लेकिन फिर देखने वाली बात यह है कि जो ईरान ने अपने 10 नुकात रखे हैं, क्या उस अमेरिका उन मुतालबात को मानने के लिए तैयार होगा, ये एक बड़ा सवाल है. और बड़ा सवाल ये भी कि क्या अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो इससे जंगबंदी पर क्या असर पड़ेगा. 2 हफ्तों की जो जंगबंदी है, क्या ये मज़ीद आगे बढ़ सकती है या नहीं, और अगर इज़राइल अपनी जारहियत से बाज नहीं आया तो इससे क्या इस जंगबंदी में खलल पड़ सकती है. ये सवालात लगातार उठ रहे हैं. लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जंगबंदी अगरचे हुई है, लेकिन इजराइल अपनी जारहियत से बाज नहीं आ रहा है, लिबनान पर लगातार हमले कर रहा है. लेकिन ईरान ने भी वार्निंग दी है कि अगर वो इससे बाज नहीं आया तो जो एग्रीमेंट है या जो मुज़ाकरात है, हम किसी फाइनल एग्रीमेंट तब तक नहीं पहुँचेंगे जब तक ना जो इजराइल है वो भी अपनी जारहियत बंद करेगा. फिलहाल आज के इस खास डिबेट में मेरे साथ इतना ही. ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए. मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान.